स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी बातें की थी और मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पुराना सिस्टम है वो था पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते थे किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। पर जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड टिल डेट माना गया है वो है कार्लस लिनियस का दिया गया हुआ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। यस, बाइनोमियल जैसा कि नाम कह रहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म के नाम में दो टर्म होंगे, एक जीनस का नाम और एक स्पीशीज का नाम। जैसे हमारा नाम होता है एक नेम और एक सरनेम, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इन्होंने कहा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दो टर्म्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में, और वो दोनों टर्म लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। आप उस ऑर्गेनिज्म को कहीं भी डिस्कवर करो, कहीं भी उसका नाम रखा जाए, लेकिन लैंग्वेज लैटिन ही होनी चाहिए, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज कंसीडर्ड टू बी अ डेड लैंग्वेज और उसका इस्तेमाल हम साइंस लिटरेचर में करते हैं। और लैटिन लैंग्वेज है इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब हम उसे हाथ से लिखते हैं टू बी सेपरेटली अंडरलाइन इट, और जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो हम उसे इटैलिफाई करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। यहाँ देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। The name of the organism has two components. First component is generic name, which always starts with capital letter, and second component is specific epithet that always starts with small letter. यानी पहला नाम, पहला वर्ड जीनस का नाम है, दूसरा स्पीशीज का नाम है। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। Both components are Latin or Latinized irrespective of इट्स ओरिजिन। कहीं भी ये डिस्कवर हुआ हो, उसका नाम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए। इट इज रिटन इन इटैलिक्स। इस लैटिन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये इटैलिक्स में लिखा जाता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इट इज सेपरेटली अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन एंड इटैलिफाइड इफ प्रिंटेड। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। नाउ इस ऑर्गेनिज्म के नाम के बाद हम ऑथर का नाम लिखते हैं, इसको कहते हैं ऑथर साइटेशन। और ऑथर का नाम रोमन में होता है। क्योंकि ये रोमन में होता है तो ना इसे हमें अंडरलाइन करना है, ना इसे इटैलिफाई करना है, क्योंकि वो कब करते हैं? जब नाम लैटिन में हो। और ये एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है। यू ऑल नो एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, तो ये शॉर्ट फॉर्म में होता है। अब ये जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट एंड ऑथर साइटेशन, ये तीनों चीजें मिलकर बनती हैं बाइनोमियल एपिथेट। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है। मैंजीफेरा इज द जेनेरिक नेम, आप देखिए एम कैपिटल है। इंडिका इज द स्पीशीज एपिथेट, आप देखिए आई स्मॉल है। क्योंकि हमने हैंड रिटन लिखा है इसलिए दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड है। एंड इट इज फॉलोड बाय ऑथर्स नेम, दैट इज इसको लीनियस ने दिया है, इसीलिए इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा गया लिन। एंड इट इज नीदर अंडरलाइंड नॉर इटैलिफाइड, क्योंकि ये चीज रोमन में होती है। ये मैंगो का नाम है। सिमिलरली मैं आपको गार्डन पी या कह लो एडिबल पी का अगर हम नाम देखें, गार्डन पी, यही पी हम खाते भी हैं, इट इज गार्डन पी और एडिबल पी। सो इट इज पाइसम सैटिवम। अगेन पाइसम इज जेनेरिक नेम, तो पी इज कैपिटल, सैटिवम इज एस स्मॉल, स्पीशीज नेम। बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइंड बिकॉज आई हैव हैंड रिटन इट। एंड दिस इज द ऑथर साइटेशन, लीनियस ने ये नाम दिया है, तो इसको हमने एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा और ना ही अंडरलाइन किया, ना इटैलिफाई किया, क्योंकि ये रोमन लैंग्वेज में है। सो दिस इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी अबाउट ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि लेमार्क ने दिया। और वो कब आया? जब हमें स्पीशीज से भी एक छोटी कैटेगरी मिल गई, दैट इज सब स्पीशीज इन केस ऑफ एनिमल्स एंड वेराइटी इन केस ऑफ प्लांट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये देखिए, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बस एक ही डिफरेंस है, ओनली सिंगल डिफरेंस, कि यहाँ एक तीसरा कंपोनेंट ऐड हो गया। और मैंने आपको बताया कि ये तीसरा कंपोनेंट क्यों ऐड हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हम फर्दर टैक्सोनॉमी सीखते गए, हमने एक और कैटेगरी ढूंढ ली जो स्पीशीज से भी छोटी होती है, दैट इज सब स्पीशीज इन केस ऑफ एनिमल्स एंड वेराइटी इन केस ऑफ प्लांट्स। बाकी सारी बातें एग्जैक्टली सेम है। तो ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर लेमार्क ने दिया है। द नेम हैज थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट एज यूजुअल जेनेरिक नेम, second component species epithet, and the third component is subspecies in animals and
वेराइटी इन केस ऑफ प्लांट्स। और बाकी रूल्स एग्जैक्टली सेम, जीनस का नाम कैपिटल से होगा, बाकी दोनों नाम स्मॉल लेटर से शुरू होंगे, तीनों कंपोनेंट लैटिन लैंग्वेज के होने चाहिए, इटैलिफाई होंगे अगर प्रिंट किए गए, और सेपरेटली अंडरलाइन होंगे अगर हैंड रिटन है। प्लांट्स के नेम को एनिमल के नेम से अलग करने के लिए हम VAR मेंशन कर देते हैं, दैट मीन्स वेराइटी। इससे क्लियर हो जाता है कि ये प्लांट का ही नाम है। एंड एज यूजुअल अगर आपको ऑथर की जानकारी है तो आप ऑथर साइटेशन भी दे सकते हैं। एंड आप जानते हैं ऑथर साइटेशन का मतलब ऑथर का नाम जो कि रोमन में होता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, इसे ना अंडरलाइन करते हैं और ना इसे इटैलिफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, जैसे आपने गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी सुना होगा, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, तो इनका जीनस स्पीशीज दोनों सेम है। अंतर कहाँ आता है? वेराइटी में। देखिए ब्रेसिका ओलेरेसी दोनों का नाम है, एक की वेराइटी कैपिटेटा है दैट इज कैबेज, और दूसरी की वेराइटी बोट्राइटिस है दैट इज कॉलीफ्लावर। और एक मैंने आपको एनिमल का भी नाम दे दिया दैट इज कॉर्वस स्पेंडस, ये इंडियन क्रो है। एक हम अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, ह्यूमंस का ये साइंटिफिक नेम है, तो इट इज ऑल्सो अ ट्राइनोमिनक्लेचर। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैं अब आपको कुछ टर्म्स बताने जा रही हूँ विच आर एक्स्ट्रा, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में नहीं है, पर बहुत बार ये ऑप्शंस में हमारे आते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए। बट बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की मैं आपको बात करूंगी, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज रूल ऑफ प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ICBN का, और ये रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कि किसी एक चीज का नाम, किसी एक स्पीशीज, किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम दो अलग अलग साइंटिस्ट ने रख दिया, तो फिर हम किसकी बात को सही मानेंगे? तो बात आती है प्रायोरिटी किसे दी जाए। तो प्रायोरिटी उसे दी जाए जो पहला वैलिड नेम पब्लिश कर देगा। The first valid publication will be considered to be authentic and the rest other are considered as synonyms. तो जो पहला वैलिड नेम, साइंटिफिकली वैलिड नेम पब्लिश हो जाएगा वो करेक्ट नेम माना जाएगा, और उसके बाद दिए जाने वाले सभी नामों को हम पर्यायवाची मानेंगे, सिनोनिम्स मानेंगे। अब क्योंकि पहला वैलिड पब्लिकेशन तो लीनियस ने दिया था, आप याद करो मैंने आपको बुक लिखाई थी फिलोसॉफिका बोटानिका जिसमें उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे, सिस्टेमा नेचुरा जिसमें एनिमल्स के नाम थे, एंड स्पीशीज प्लेंटारम जिसमें प्लांट्स के नाम थे। तो पहली बार तो नाम उन्होंने ही दिए ना, तो हमने क्या किया कि भाई यही एक बाउंड्री सेट कर दी कि यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, उससे पहले के आज हम कोई नाम वैलिड नहीं मानते। सो नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लीनियस। लीनियस से पहले यूज किए जाने वाले किसी नाम को आज रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। हम लीनियस को ही स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं और वहीं से रेफरेंस देखते हैं कि क्या ये नाम पहले दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ICBN। according to this rule, no names are recognized prior to those used by Linnaeus in 10th edition of Systema Naturae 1758 for animals and Species Plantarum 1753 for plants. तो ये चीज हम पहले भी बात कर चुके हैं, it is for animals and Species Plantarum it is for plants. So this is the most important rule. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो हमारे ऑप्शंस में यूज हो जाते हैं और वो तब ओरिजिनेट हुए जब ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम आ गया था। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया जो ऑप्शंस में आते हैं। सबसे पहला है ऑटोनिम। तो जो ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसमें क्या क्या है, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज या वैरायटी। तो अगर आपकी स्पीशीज एंड सब स्पीशीज का नाम सेम हो जाए या कह लो स्पीशीज और वैरायटी का नाम सेम हो जाए तो उसे ऑटोनिम कहते हैं। कब कहते हैं ऑटोनिम? व्हेन द नेम ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज और वैरायटी आर सेम देन इट इज ऑटोनिम। और ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों में फॉलो होता है। जैसे देखिए कॉर्वस स्प्लेंडिस इंडियन क्रो, तो इसमें देखो कि स्पीशीज और सब स्पीशीज दोनों का नाम सेम है। होमो सेपियंस दोनों नाम सेम है। ह्यूमंस, अकेशिया निलोटिका, वैरायटी निलोटिका, ये प्लांट का नाम है, अगेन स्पीशीज और वैरायटी का नाम सेम है, दैट इज नोन एज ऑटोनिम। अगर जीनस और स्पीशीज का नाम सेम हो जाए तो उसे कहते हैं टॉटोनिम। अगर जीनस और स्पीशीज का नाम सेम हो जाए तो उसे टॉटोनिम कहते हैं। ये जूलॉजी में तो वैलिड है पर बॉटनी में वैलिड नहीं है, यानी आपको एनिमल्स में ऐसे नाम मिलेंगे पर प्लांट्स में नहीं मिलेंगे। जैसे नाजा इज वेरी फेमस, इट इज अ नेम फॉर कोबरा। रैटस रैट और एग्जाम्पल आप जानते होंगे, इक्वस इट इज फॉर हॉर्स।
गोरिल्ला 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 का जो नाम है इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बोथ ऑटोनिम एज वेल एज टॉटोनिम। उसमें जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज तीनों का नाम सेम है। मैं ये एग्जांपल लिख भी देती हूँ आपके लिए। गोरिल्ला 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 एंड इट इज द नेम फॉर ऑल्सो गोरिल्ला। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज तीनों नाम सेम है। तो ये ऑटोनिम का भी एग्जांपल है, ये टॉटोनिम का भी एग्जांपल है। अब देखो, अब आता है होमोनिम। अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का एक नाम हो जाए, आपके क्लास में होता है ना, जैसे दो अलग अलग बच्चों का सेम नाम हो जाए, नेम भी और सरनेम भी एग्जैक्टली सेम हो जाए, अगर जीनस स्पीशीज दोनों का नाम सेम हो जाए तो उसे होमोनिम कहते हैं। हम लोग तो काम चला देते हैं, पर स्पीशीज के लिए ये वैलिड नहीं है, ना बॉटनी में ना जूलॉजी में। अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बाय चांस सेम नेम हो गए तो फिर देखा जाता है कि वो नाम किसको बेस्ट सूट कर रहा है, क्योंकि नाम कैरेक्टर्स के हिसाब से रखा जाता है। अब वो नाम जिस ऑर्गेनिज्म को बेस्ट सूट कर रहा होगा वो नाम उसे दे दिया जाएगा, और जो ऑर्गेनिज्म बचा रह गया उसको नया नाम दिया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। होमोनिम इज टू डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सेम नेम। It is invalid for botany and zoology both. For example, Prunus dulci was the name for both almond and plum, but later plum is assigned with a new name that is Prunus domestica. इसका मतलब Prunus dulci नाम almond को दे दिया गया और plum को नया नाम दिया गया। तो ये दोनों में मान्य नहीं होता। फिर आ जाते हैं सिनोनिम, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी। जैसा भी आप देखते हो कि एक ही ऑर्गेनिज्म के कई नाम हो, जैसे हमारे होते हैं, एक हमारा स्कूल का नाम ऑफिशियल नाम हो गया, फिर हमारे बहुत सारे पेट नेम हो गए, हाँ सब लोग अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। तो अब बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक स्पीशीज के एक से ज्यादा नाम हो गए तो पहला वैलिड पब्लिश्ड नेम, जैसे हमारे केस में होता है, जो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में है या जो हमारे 10th के सर्टिफिकेट में, वही हमारा वैलिड नेम है, वही हमारा ऑफिशियल नेम है। बाकी सारे क्या है, हमारे पेट नेम्स है। एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर जो पहला वैलिड पब्लिश्ड नेम होगा वो करेक्ट माना जाएगा और बाकी सब को हम क्या कहेंगे, सिनोनिम। तो ये देखिए, सिनोनिम क्या है, व्हेन सेम स्पीशीज हैव टू डिफरेंट नेम्स और मोर देन टू डिफरेंट नेम्स, देन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रायोरिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, द फर्स्ट वैलिड पब्लिश्ड नेम इज ऑथेंटिक एंड रेस्ट आर सिनोनिम्स। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। एल्बियोगो कैंडिडा एंड सिस्टोपस कैंडिडस वर द नेम ऑफ द सेम फंजाई। लेटर पता चला कि ये जो है ये करेक्ट नेम है और ये जो है वो सिनोनिम है। तो ये कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉमेनक्लेचर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे विल बी डीलिंग विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और कैसे टैक्सा अरेंज होते हैं, कितने नाम तरह की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं और कैसे हम इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जिसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स हो तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।